नमस्कार अवधेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने अपने चैनल पर मुझे अवसर दिया अपनी बात रखने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और काफी आपका चैनल काफी देखा जाता है। मैं बीच में कई कार्यक्रमों में गया तो लोगों ने आपका नाम भी लिया है। तो आपने बहुत परिश्रम से अपनी विश्वसनीयता और साख बनाई है। और मेरी शुभकामना है कि आपके चैनल से लोगों को देश के बारे में, दुनिया के बारे में सही जानकारी मिले, भविष्य में काम करने की सही दिशा भी मिले। जी। बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मेरे लिए समय निकाला अवधेश जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि कल पीएम मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ मुलाकात की थी। उसके बाद आप देखिए पाकिस्तान में क्या असर हो गया। आधी रात को सूचना मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। इतना डर है पाकिस्तान को, अगले 36 घंटे में कभी भी भारत हमला कर सकता है। इस डर के साए में जी रहा है इस वक्त पाकिस्तान। पाकिस्तान का इसलिए स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के पहले के जो भारत की छवि थी वो ये थे कि आतंकवादी हमले होंगे, हम उसका विरोध करेंगे, बयान देंगे, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे जिसमें सेना का इस्तेमाल सीमा पार जाकर करना पड़े। देश के अंदर तो कर सकते हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने उरी हमले के बाद 2000 नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2016 के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक किया। पहले उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन बाद में जब इटली की एजेंसी ने और अन्य एजेंसियों ने बताया कि भैया ये तो हुआ है, उसी प्रकार से जब बालाकोट था उसको दुनिया ने देखा। हमारे यहाँ के लोगों ने भले कहा हो कि मच्छर मार दिया, पेड़ मार दिया, लेकिन अमेरिका, रूस, इजराइल सबकी एजेंसियों की वहां दृष्टि थी और पता था कि जैसे मोहम्मद का जो सबसे बड़ा केंद्र है उसमें 600 लोग थे, उस पर अटैक हुआ है, किया गया है। उसके बाद जब अभिनंदन को पकड़ा गया तो आपको पता है कि जो वहां के पूर्व आईएसआईएस चीफ थे उस समय, आईएसआईएस में दुर्रानी साहब, उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें लिखा है कि जब हम लोग बैठे थे कि क्या किया जाए, और उसमें प्रधानमंत्री इमरान खान थे, सेना अध्यक्ष बाजवा थे, मैं था और भी लोग थे। तो जब नरेंद्र मोदी का फोन आया तो सबके चेहरे से पसीने निकलने लगे। दुर्रानी ने लिखा है कि बाजवा के पसीने छूटने लगे, इमरान खान का पसीना निकलने लगा, कोई फोन उठाने के लिए तैयार नहीं था। बाद में चूंकि प्राइम मिनिस्टर का फोन था, उठाना पड़ा। बोला उन्होंने कि मियां साहब क्या कर रहे हैं, छोड़ेंगे कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपना मिसाइल का मुंह घुमाना पड़ेगा। उसके बाद फिर विपक्ष के सारे पार्टियों की मीटिंग बुला करके और इमरान खान ने कहा कि पीस गेस्चर में हम इसको छोड़ रहे हैं और हमारे एक अधिकारी वहां जाएंगे। तो ये पहले दिखाया नहीं था। दूसरी घटना यह हुई है कि जो पुलवामा हमले के बाद एक काम और भारत ने किया। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान नहीं मानता है, तो वो एक सभा में बोल रहे थे, तो पाकिस्तान को मैं कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दूंगा। कोई भी देश में ढूंढ सकता है वो वीडियो उसी समय का। और पाकिस्तान दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगने को मजबूर हो गया। तो कोई भी देश अगर संकल्प करता है, साहस दिखाता है और उसको क्रिया में बदलता है, एक्शन में चेंज करता है, तो फिर उसकी उस रूप में इमेज होती है। यद्यपि आप देखेंगे कि न तो प्रधानमंत्री ने एक बार अभी तक पाकिस्तान का नाम लिया है, न हमारे गृह मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिया है, न रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का नाम लिया है, न हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का तो कोई बयान ही सार्वजनिक नहीं है, सेना का भी कोई बयान सार्वजनिक नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान ने तो राष्ट्रीय असेंबली में दोनों में सीनेट की मीटिंग, सीनेट में बयान दिया और अब रात की ये घटना है। और ये स्वाभाविक है, चूंकि ये घटना पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद की है, उनको मालूम है। तो जाहिर है कि जो कुछ भी है उनको पता है कि जो कुछ भी होगा वो मेरे विरुद्ध होगा, ये कहीं डाउट नहीं है। और हम किस स्थिति में है, कैसे सामना करेंगे, तो वो अपने देश को संबोधित करके तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एक रणनीति भी है कि कम से कम चीन कुछ बयान दे दे, कुछ देश हमारे साथ आ जाए, भारत को रोकने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। और पता नहीं, अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया है, एक जानकारी आ रही है कि जो आसिफ मुनीर साहब है जनरल, उनके भी जगह पता नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी जगह का भी पता नहीं है। इवन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में कहा जा रहा है, मुझे नहीं मालूम है अभी वो देश को कब संबोधित करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, लेकिन कल खबर आ रही थी कि वो किसी अस्पताल में भर्ती हैं। क्या है सिचुएशन वो भी वहां बहुत है।
इस बार पाकिस्तान के लोगों ने भी शुरू में पाकिस्तान के बारे में कहा कि भैया हमारी भूमिका है, तो उस स्थिति में पाकिस्तान की परेशानी स्वाभाविक। सर अब तो खबर ये आ रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो यूएन पहुंच गए हैं, वहां पर गुहार लगा रहे हैं कि बीच बचाव किया जाए, ये मामला सुलझाइए। पहले गीदड़ भभकियां दे रहे थे कि न्यूक्लियर है हमारे पास, सारे देशों के पास भी गए कि कोई ना कोई उनका साथ दे दे, चाइना ही कोई स्टेटमेंट दे दे, टर्की स्टेटमेंट दे दे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो अब यूएन की शरण में चले गए हैं। जाहिर है कि इस समय कोई जाएगा, सिंधु सिंधु जल संधि को लेके भी उनको यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक या ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकते हैं। लेकिन भारत कोई अब कदम उठाता है तो बहुत सोच समझ के उठाता है। आज जब प्रधानमंत्री ने मधुबनी की सभा में, बहुत सारे लोग आलोचना करते हैं कि मधुबनी क्यों गए, वो एक अवसर था कि इस घटना के बाद देश को भी और दुनिया को भी संबोधित करने का अवसर था। 18-19 मिनट का तो केवल उन्होंने भाषण दिया, उसमें पॉलिटिक्स ज्यादा है भी नहीं। तो जो अंग्रेजी में उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने बता दिया था कि हम उनको ढूंढेंगे, निकालेंगे, उनके सरपरस्तों को भी नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने हमारा समर्थन दिया है उन सबका शुक्रिया, उनके प्रति आभारी हूं। तो एक संदेश था कि भारत कार्रवाई का मन बना चुका है, कार्रवाई की ओर बढ़ चुका है। तो जब कोई देश दिखाता है, प्रधानमंत्री स्वयं जब बोल रहे हैं, तो आसानी से कोई देश हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो इस समय का सिचुएशन है कि अमेरिका में जो इस समय एफबीआई के हेड है काश पटेल साहब, और जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर है तुलसी गबार्ड, दोनों ने इसमें प्रधानमंत्री के साथ पूरी सहयोग की भूमिका, केवल बोला नहीं है, भूमिका निभा रहे हैं कि इसमें हम भारत के साथ हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। पुतिन ने बोल दिया कि हम भारत के साथ है इसमें, तो अब उसमें वो जा रहे हैं। वो जाने से कुछ होगा नहीं। वैसे भी यूनाइटेड नेशन दुनिया में एक टूथलेस एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ बन के रह गया है। वो कहीं कोई कार्रवाई करता नहीं है। पाकिस्तान के पास एक ही चारा है इस समय बचने का, कि वो अपनी भूल, जैसे रक्षा मंत्री ने कहा कि हम इतने सालों से कर रहे हैं कि ये घटना हुई है, हम रोकने की ये हर कार्रवाई कर रहे हैं। हम जैसे अमेरिका की सेना हमारे यहाँ आके कार्रवाई की है, भारत को भी चाहे तो भारत की भी सेना हमारी सहमति से आके देख के कार्रवाई करे। तीन बातें कहते हैं तो है, नहीं तो भारत अपने हिसाब से कार्रवाई करेगा। और वो कार्रवाई केवल सैनिक कार्रवाई ही नहीं होती है, हाँ, वो कार्रवाई कई स्तरों से होती है, जो शुरू हो चुका है। सर लेकिन ये तो चलिए पाकिस्तान है जो दिख रहा है कि दुश्मन है, इससे कैसे निपटना है। अपने देश का हाल देख लीजिए ना, हमारे देश के तो नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं सर, जो कि शर्म से सिर झुक जाए। और पाकिस्तान की संसद में आप सोचिए, अखिलेश यादव के एक बयान की चर्चा हो रही थी कि देखिए उनके नेता हमारे साथ हैं, राहुल गांधी वहां के लोग डिस्कस करते हैं हमारे साथ हैं, कांग्रेस हमारे साथ है, वाम लेफ्ट पार्टी हमारे साथ है। सर हमारी कांग्रेस के नेता, बाकी विपक्ष के नेता ऐसी बयानबाजी कर क्यों रहे हैं? अंजू पंकज जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको शायद 1999 का कारगिल युद्ध अगर याद होगा, क्योंकि मुझे जहां तक याद है उस समय शायद आज तक में, और तो 1999 का जब कारगिल युद्ध पड़ा था तो हम लोग टीवी पर बैठते थे। कांग्रेस पार्टी उस, जब से सोनिया गांधी जी का नेतृत्व आया है ना, कांग्रेस एक अजीब किस्म की पार्टी हो गई। कांग्रेस जो है पता नहीं कहां से अल्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा सोशलिस्ट, जिहादी एलिमेंट सारे, और जो अराजक तत्व थे इस देश में, वो सारे धीरे धीरे वो कैसे जुड़े। और अच्छे अच्छे लोग, नटवर सिंह जैसे जिम्मेवार लोग, जिस समय टेलीविजन पर बैठ के सरकार, पाकिस्तान से ज्यादा सरकार की धज्जियां उड़ाते थे, और उनके बयानों को पाकिस्तान में उद्धृत किया जाता था, और उसके कारण कितनी परेशानी थी। हम लोग आर्टिकल्स भी लिखते थे। देश में पहली बार, चूंकि हमारे जो है वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के 100 पहली बार जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री के नेतृत्व, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में निर्णय लिया गया कि युद्ध में जो भी सैनिक वीर गति को प्राप्त होंगे, सम्मान के साथ उनके 100 को उनके जहां वो चाहेंगे उनके परिवार वालों के पास भेजा जाएगा। तो उसके कारण एक राष्ट्रवाद की लहर थी। लेकिन कांग्रेस उस समय पाकिस्तान पर तो प्रश्न नहीं उठाती, ज्यादा प्रश्न भारत पर उठाती थी, और वो अभी तक कंटिन्यू है किसी न किसी मामले में। और यही कारण था कि इसी सोच के कारण जो सोनिया गांधी जी एक प्रकार से सुपर प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और जब वो नेशनल एडवाइजरी कमेटी, पूरे यूपीए के शासनकाल में आप देखेंगे तो अजीब अजीब नीति हो गई। मतलब सरमल शेख में 2009 में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो बलूचिस्तान में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली। बताइए। तो वो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि
वो उसको पता नहीं कहां से निकल रही है। अब अंदर तो जाकर के जब सर्वदलीय बैठक में तो राहुल गांधी जी गए, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, साथ है, आज भी एक बयान है, लेकिन दूसरी ओर अब देश के प्रधानमंत्री को कटे हुए गर्दन से कांग्रेस के बिल्कुल कांग्रेस के हैंडल से सोशल मीडिया पर अगर तस्वीर जारी हो रही है, ये तो भयावह परिस्थिति है कि एक पार्टी जो देश पर शासन किया, जिसकी राहुल गांधी जी की दादी ने खुद 1971 का युद्ध लड़ा था पाकिस्तान से, उनके शासनकाल में 1965 के युद्ध हुए, 1948 के युद्ध हुए हैं, और जो जो एक छद्म युद्ध इसको बोलते थे पहले, छद्म युद्ध जो है उनके शासन काल में चला है। तो ये तो, लेकिन ये क्या है कि इससे देश प्रभावित नहीं है, इसका जो असर था वो खत्म हो चुका है। देश में एक बड़ा एलिमेंट्स है जो खड़ा हो जाए, लेकिन इस समय आप असदुद्दीन ओवैसी का बयान देख लीजिए, कश्मीर के लोग इस समय, कश्मीर के मुसलमान भी उतर रहे हैं, उनको लग रहा है कि भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम पहले आतंकवादियों के हमले पर हम पत्थर चलाते थे, घेरते थे, अब हमको भी दिखाना है, क्योंकि भारतीय गोली, भारत के आम नागरिक हमारी तरह हम गोली खाने के बावजूद हमारे यहाँ पर्यटन में आ रहे हैं और हमको धन दे रहे हैं, हमको भी तो कुछ दिखाना। वहां की भाषा बदली है, वहां की असेंबली में मुख्यमंत्री की भाषा बदली है। तो अब एक कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, इतने शर्मनाक है कि इसके बारे में कोई भी शब्द छोटा पड़ जाता है, कि जैसे समय पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि शहबाज शरीफ के कट्टर विरोधी भी लगभग एकता प्रदर्शित कर रहे हैं, वो भय बिल्कुल। पैदा कर रहे हैं कि सरकार ने ये किया है दूसरी जगह। लेकिन भारत की पॉलिटिकल पार्टियों की क्या समस्या है, वो यहाँ देश नहीं देखकर, देश की सुरक्षा देखने की बजाय हमारे देश के लोगों के जान और माल की रक्षा हो, कश्मीर हमारा सामान्य हो, आतंकवाद से मुक्त हो, इसके अलावा यह है कि भाई ऐसे बोलने से हमारा मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाएगा, और जो पुराने लेफ्ट ओरिएंटेड जो सोच वाले लोग थे उनका हमको सपोर्ट मिलता रहेगा देश और दुनिया में। जो दुनिया भर में आप जानते हैं कि इकोसिस्टम जो है भारत के विरुद्ध, नरेंद्र मोदी आरएसएस के विरुद्ध, और वो दुनिया भर में एक इकोसिस्टम है जो भारत की बात 5 से 10 मिनट में कैसे फैलाई जाती है, तो उस इकोसिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं वो यही करेंगे और ये कर रहे हैं। तो जाहिर है कि मैं जो इसमें अंतिम बात कहना चाह रहा हूं कि 1999 में कारगिल युद्ध में कांग्रेस की भूमिका के कारण जब चुनाव हुआ तो सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस अपने इतिहास के न्यूनतम सीटों पर उस समय सिमट गई थी। 112 सीटें आई थी, बाद में 2 बढ़ी थी, कभी इतनी नहीं आई थी। तो वो इस देश में होगा। देश का मानस इस समय ये है कि ये कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री लगातार बैठ के करके, और उन्होंने सेना को खुली छूट दी है, सेना अपनी टारगेट तय करेगी, टारगेट के अनुसार क्या कार्रवाई करनी है, सरकार उनको जो रिसोर्सेस चाहिए वो उपलब्ध कराएगी, कहीं कहीं कानूनी संवैधानिक समर्थन चाहिए वो उपलब्ध कराएगी, और संगठन के लोग, कल प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक से भेंट हुई है। मैं समझता हूं दुनिया में अगर स्वैच्छिक संगठन की दृष्टि से देखें तो इससे बड़ा कोई संगठन नहीं है। 1962 में के युद्ध में संघ के लोगों ने बहुत सारे काम किए थे, जिनमें एक ट्रैफिक संभालना था, तो आगे शायद जरूरत पड़ सकती है कि कहाँ कहाँ लोगों को भेजना है, कहाँ भोजन की व्यवस्था होगी, लोग अगर कश्मीर से भागे कैसे करना होगा, शरणार्थ कुछ भी हो सकता है उसमें, पाकिस्तान से ही कुछ लोग भाग के आएंगे तो उनको कहाँ कैंप लगेगा, कहाँ है, अगर अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, अतिरिक्त डॉक्टरों की सरकार के अलावे प्राइवेट लेवल क्या हो सकता है, जम्मू कश्मीर में जो संघ की इकाई है क्या करेगी, हो सकता है कुछ और भी ऐसे समूहों के साथ प्रधानमंत्री की मीटिंग हो, तो वो कह रहे हैं। लेकिन एक पूरी तैयारी आप देखेंगे गंभीरता से कि एक लॉन्ग टर्म एक्शन इंक्लूडिंग आर्मी एक्शन, वो पूरी एक तैयारी चल रही है सारे मुलाकात से। तो 2 समानांतर रेखाएं हमारे देश में है, वो एक रेखा बता रही है कि हमको कार्रवाई करनी है, एक रेखा को भय है कि अगर हुई तो नरेंद्र मोदी का कद ऊपर उठ जाएगा, देश की चिंता नहीं है, तो फिर तो हम लोगों के लिए समस्या पैदा हो जाएगी, हो सकता है अगले चुनाव में हम हार जाए। तो दूसरी ओर एक चुनाव के संकुचित दायरे में राष्ट्र के हित को त्याग कर, इस देश के लोगों के हित के त्याग कर, और भारत की एकता अखंडता के भाव के बजाय जो किया जा रहा है उस पर मैं आम यूट्यूब चैनल के लोगों की तरह मैं कोई गाली दे दूं, शब्द देने, देश को समझने की जरूरत है कि 2 धाराएं हैं, उस धारा में हम कहां खड़े हैं, ये कहां खड़े हैं, और लोगों का दायित्व बनता है कि वो उत्तर दे पार्टियों।
सर एक आप देखिए आरजेडी के सांसद मनोज झा वो लगातार ये प्रेशर बना रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया जाए। सर उस सत्र की आपको लगता है कोई जरूरत है, क्योंकि ये पता नहीं वहां पर क्या क्या बोलेंगे और वो हेडलाइन बनेगा पाकिस्तान में। नहीं, अगर विशेष सत्र की आवश्यकता होगी तो बुलाया जा सकता है। अगर कोई ऐसी आवश्यकता हो जिसमें पार्लियामेंट की जरूरत आ गई, कहीं पार्लियामेंट के सामूहिक वक्तव्य की जरूरत आ गई, कोई लेजिस्लेशन की आवश्यकता अगर आ गई, तो अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हो रही है। आवश्यकता अभी आतंकवादी घटना हुई है, अभी सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई की नहीं जहां पार्लियामेंट की आवश्यकता हो। इतनी आतंकवादी घटनाएं होती थी, कब पार्लियामेंट, क्या 2008 के बाद पार्लियामेंट का सेशन बुला के विचार हुआ था हमारे देश में? क्या दिल्ली में, आपको तो सब याद है कि दिल्ली में एक साथ कनॉट प्लेस जो अब राजीव चौक है, सेंट्रल, उस पर इंडिया गेट तरफ, आपको सरोजनी करोल बाग बाजार। में, सरोजनी नगर मार्केट में कैसे बम विस्फोट होते थे। क्या हमारे देश में टेररिज्म पर कभी उस प्रकार से आतंकवादी, और कश्मीर में तो हर दूसरे दिन, कभी कभी लगातार 10 दिन तक आतंकवादी घटना होती थी। तो ये पार्टियां केवल ये दिखाने के लिए, चूंकि इनकी कोई इस पर समझ में इनको नहीं आ रहा है कि हमारा एक ही दायित्व है इस समय, कि जैसे 1971 में इंदिरा जी ने फैसला किया तो संसद ने सभी सभी पार्टियों ने सपोर्ट किया, उसमें कोई बोला ही नहीं। वो थोड़े बहुत वामपंथी थे जो उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, समाजवादियों ने भी उस समय सपोर्ट कर दिया। जयप्रकाश जी तो स्वयं, इंदिरा जी ने कहा तो जयप्रकाश जी दुनिया भर में भारत के समर्थन के लिए चले गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, यहाँ तक कि शिमला समझौता हो रहा था तो इंदिरा गांधी ने फोन किया, वाजपेयी जी शिमला चले गए थे उनसे बात करने। तो वो एक सीख थी। अब इनकी समस्या दूसरी है, ये सारे अदूरदर्शी, ये सारे संकुचित दृष्टि से सोचने वाला अज्ञानी, मैंने कठोर शब्द में नहीं प्रयोग कर रहा हूं, जिनको कि पता नहीं है कि दीर्घगामी योजना क्या होती है, राष्ट्र की सुरक्षा क्या है, और हमको कैसे जिम्मेवार गैर जिम्मेवार लोग हैं। अब कोई राज्यसभा में चले जाए, अब मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन मनोज झा जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, जिस ढंग से आरजेडी जैसी पार्टी जो बाकी चीजों पर करती थी, लेकिन लालू जी के नेतृत्व में कभी नेशन के विरुद्ध जाने का रिकॉर्ड नहीं रहा। अब उनके तो प्रवक्ता आजकल टीवी पर आकर के ऐसे प्रवक्ता आ गए हैं जो किसी आदमी का चुटिया है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, कोई चंदन लगाता है तो वो एक अजीब किस्म की, कांग्रेस का भी, आरजेडी का भी, समाजवादी पार्टी का भी एक अजीब परवर्टेड संस्करण हमको पॉलिटिक्स का दिखाई दे रहा है। अब उसके बारे में एक अलग से चर्चा करनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों हो गया है इन लोगों को। लेकिन जो कुछ भी कहा जा रहा है ये देश के हित के प्रतिकूल है। ये दुनिया में इसका गलत संदेश जाता है कि भारत एक परिपक्व देश होते हुए वहां की पॉलिटिकल पार्टियां कैसी हैं। ये एक शायद ये दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हैं, इसमें विदेशी कुछ शक्तियों से संपर्क है कि भैया हम तो सरकार के साथ हर दृष्टि से हम तो कह रहे हैं कि यहाँ आके निर्णय करो, तैयार नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, वो आने वाले समय में दिखेगा, लेकिन देश दृढ़ संकल्प के साथ खड़ा है। अभी तक भारत ने कोई एडवेंचर एक्शन किया नहीं है, न पाकिस्तान से अटैक हो गया है कि हमको संसद का अधिवेशन तो आपात स्थिति में बुलाने की जरूरत पड़ती है, मान लीजिए वो से कोई सिचुएशन नहीं है संसद का अधिवेशन बुलाने की। लेकिन देश के राष्ट्रपति, देश की सरकार, संसद के दोनों सदनों के अध्यक्षों के पास इतनी परिपक्वता है कि अगर आवश्यकता होगी, वैसा सिचुएशन बदलेगा तो बुलाया जा सकता है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। इनको ये बताना चाहिए कि देश के किस सिचुएशन से प्रभावित होकर आपने मतलब संसद का अधिवेशन बुलाने की मांग की, उसमें कहीं नहीं है। पहले भी 20-22 लोग, वो पहले तो अगर कश्मीर में एक घटना हो जाती तो कोई इतना सीरियसनेस देश में होता। आज तो इसीलिए सीरियस है ना कि एक सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बदल चुका है, अब जम्मू कश्मीर बदल गया है। तो अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है आतंकवादी हमले के अलावा किसी सैनिक का जिसमें की जरूरत पड़े। सर ये लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि पहलगाम में सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, चूक कैसे हो गई। सर कभी कांग्रेस ने जवाब दिया कि 2008 में चूक कैसे हो गई थी? तब क्या बीजेपी ने सवाल जवाब उठाए थे? बल्कि पूरा देश एक साथ था। वो तो देश पर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था, उस पर कांग्रेस चुप बैठ गई थी, अपने फेवरेट वोट बैंक को सीधे सीधे क्लीन चिट दे दी थी, पाकिस्तान के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, किताबें छपवा दी थी कि भगवान आतंकवाद है। तो सर आज किस मुंह से कांग्रेस ये कहती है कि बात सुरक्षा में चूक कैसे होगी, जबकि सर्वदलीय बैठक में सरकार ने स्वीकार किया है कि अगर चूक हुई है तो हम उसको देख रहे हैं, उसका मुआयना करेंगे, जांच करेंगे कहां रह गया।
निश्चित रूप से देखिए, कोई भी हमला होता है, कोई भी हमला होगा तो कहीं ना कहीं सुरक्षा चूक तो होती ही है, बगैर उसके हो ही नहीं सकता है हमला। लेकिन वाकई क्या यह सुरक्षा चूक ऐसी है जिसको हम्म, चिन्हित किया जाना चाहिए, देखने की आवश्यकता होती है। कठिनाई यह है कि अभी राहुल गांधी के विपक्ष के नेता होने के सामने वो जिससे चाहे वो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से बात कर सकते हैं, वो सेना के तीनों अंगों के लोगों से बात कर सकते हैं, उसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर वो बात हम्म, करना चाहे आईबी के चीफ से वो बात कर सकते हैं, एनआईए के हेड से मिल सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और वो जम्मू कश्मीर गए थे तो काफी लोग उनसे मिले भी हैं, वो सबसे मिले, एलजी से मिले हैं, चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, बाकी लोगों से वहां मिले हैं और सबने उनको पूरी डिटेल बताई है वहां। तो अब ये जो विषय है, देखिए 2008 तो मैं समझता हूं कि भारत के लिए इतने इतनी सेना रखने वाले देश के लिए इतनी सुरक्षा व्यवस्था, वो तो शर्मनाक था कि समुद्र के रास्ते से हथियार लेकर के और हमारे बम्बई मुंबई में घुस के और मुंबई को हाथ में उठा ले। वो तो उससे ज्यादा शर्मनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता है, जब उन लोगों ने 3 दिन तक कश्मीर को एक प्रकार से जहां जा रहे हो बंधक बनाए रखा है। लेकिन कांग्रेस ने एक पहल कर दी है कि भाई अब ये ना पूछा जाए कि पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है ये बताओ। कांग्रेस पहले कर रही है, तो वो एक फेल्योर था। विपक्ष को फेल्योर का की आवाज उठाने की जरूरत है कि भाई वो देखो, लेकिन वो उस रूप में नहीं उठाना है कि हम अपनी सुरक्षा एजेंसियों को, क्योंकि सरकार ने तो नहीं कहा होगा ना कि आप सुरक्षा यहाँ चुप करो। अगर हमारे मतलब वहां सुरक्षा बलों से उसके जो इंटेल उसमें से कहीं ना कहीं थोड़ी भूल हुई है, तो आप उसको कटघरे में खड़ा करके क्या पाना चाहते हैं? ये पॉलिटिकल विषय नहीं होता है। ये सार्वजनिक रूप से कैसे कहा, अगर कुछ होगा भी तो क्या सार्वजनिक रूप से कोई देश ये कहना चाहेगा कि कहा अगर उसमें सच्चाई, कोई किसी देश का परिपक्व नेता ये सार्वजनिक मांग कर सकता है क्या? तो इसीलिए कहा कि ये निहायत ये गैर जिम्मेवार है। और 2008 का जो समय था वो तो आप जानते ही हैं कि 2008 में हमारे देश के रक्षा मंत्री गृह मंत्री तक का पद बदला था। क्यों बदला था? सोनिया जी ने उनको क्यों हटाया था, ये भी तो याद रखिए। वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो कैसा बेस पहन के किस हालत में एक फिल्मकार के साथ घूमने चले गए थे, हम्म, क्यों हटाना पड़ा था, किस प्रकार के उस समय बयान थे। और बात की जो आपने चर्चा की है, बाद में तो धीरे धीरे वो एक पूरा टर्न दे दिया गया कि तो मुसलमानों ने अटैक ही नहीं किया है। हम्म, जो राकेश मारिया उस समय पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने अपनी जो आत्मकथा लिखी है उसमें उन्होंने लिखा है कि अगर वो नहीं पकड़ा जाता कसाब, तो तो उसको हिंदू फंडामेंटलिस्ट कहकर उनके द्वारा हमले तय करने की पूरी तैयारी थी, क्योंकि सब कलावा बांध के आए हुए थे, बिल्कुल वो हिंदू की तरह दिख रहे थे। उनको उस ढंग से ट्रेन तो पकड़ा न गया है तब। लेट मी से इट नाउ उनकी किताब है, कभी उसको खरीद के पढ़ना चाहिए। तो उसमें पूरी घटना का विवरण देते हैं कि उनको उस समय कितनी दिक्कत आई सुरक्षा कार्रवाई में। मतलब ये सारे उसमें बाद में उन्होंने विवरण लिखा है, और फिर कैसे उस घटना को मोड़ दिया गया, पुस्तक लिखवाया गया। और उस समय तो दिग्विजय सिंह ने मांग की कि अशोक सिंघल को अरेस्ट करना चाहिए, फलाने को अरेस्ट करना चाहिए। वो उनका वीडियो आज भी उपलब्ध है कि किसी भी एक शब्द नहीं है कि इसमें कोई मुस्लिम आतंकवादियों का हाथ था, जबकि एट दैट टाइम जब वो हो रहा था तो कसाब पकड़ा जा चुका था। हम्म, ये भी नहीं था कि इसके बावजूद ये फैलाया गया है देश में, हमारे देश में। तो ये लोगों की फेल्योर है ना, तो सोनिया जी की सहमति रही होगी ना। बिल्कुल। जब आप इशरत जहां के इनकाउंटर को इतना बड़ा, सोहराबुद्दीन के इनकाउंटर को इतना बड़ा बना करके, और गुजरात के गृह मंत्री मुख्यमंत्री दोनों को फंसाने की कोशिश करते हैं। गुजरात के गृह मंत्री, आज देश के गृह मंत्री, उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो कितना बड़ा षड्यंत्र किया होगा एक आतंकवादी घटना को लेकर के पढ़ने का, कैसे कैसे लोग अरेस्ट हुए, वो सारी कथा देश के सामने है। तो चूंकि वो बातें सब फेल करती गई है, तो आपके पास लगता है उसको गलती स्वीकार करने के अलावा इस प्रकार से गलतियां हो रही हैं। सुरक्षा चूक की बात उठाई जा सकती है, लेकिन उसका सर तरीका ये नहीं हो सकता है। सर और शशि चूक थरूर कह रहे हैं, सर शशि थरूर कांग्रेस के सांसद कह रहे हैं कि फुल प्रूफ 100% तो कोई भी देश सुरक्षित नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अमेरिका में 9/11 कैसे हो जाता। दुनिया में एक एक व्यक्ति को एक एक स्थान की सुरक्षा देना किसी के लिए संभव नहीं है, बिल्कुल। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। तो कोई भी कह सकता है कि भाई आखिर टेररिस्ट जो है वो तो युद्ध नहीं करते हैं, वो किस भेष में कहाँ छिपे हुए हैं। अगर उनको यहाँ मतलब छिपाने वाले लोग हैं, अब तो पकड़ में भी आ रहा है, छिपाने वाले लोग हैं तो कहीं छिप जा सकते हैं। और कश्मीर में
ये खाद पानी देने वाले छिपाने वाले लोगों की संख्या रही है। लेकिन वहां नहीं, कुछ बातें वहां है। देखिए शशि थरूर को जी जो है वो मैंने देखा है कि फॉरेन पॉलिसी पर, डिफेंस पर, सिक्योरिटी के इशू पर वो कभी भी ना, वो जो उनकी समझ है, चूंकि यूनाइटेड नेशन में रहे हैं और दुनिया के ऐसे लोगों से उनकी बातचीत होती रही है, स्वयं में उनके कांटेक्ट है, पता करते रहते हैं, तो बाकी इशू पर उनसे हम असहमत। तो ऐसे इशू पर एक मेरे देश के एक सांसद और नेता की जो भूमिका होनी चाहिए कि जो सच है वही बोलो, जो प्रैक्टिकल है वही बोलो, वो नहीं है कांग्रेस की पॉलिटिक्स। कांग्रेस की पॉलिटिक्स जो है वो आपको दिखाई, कांग्रेस पार्टी आपको दिखाई दे रही है, मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी आपको दिखाई दे रही है, लालू यादव की आरजेडी आपको दिखाई दे रही है। ये तो कुछ अजीब टाइप से ये पार्टी है, नहीं ये एनार्किस्ट है, नहीं ये सोशल डेमोक्रेट है, नहीं ये सेकुलरिस्ट है। ये कुछ अजीब टाइप की पार्टी है जिसकी परिभाषा आगे तय करनी पड़ेगी, ये क्या चाहते हैं। भाई अगर सरकार के साथ कार्रवाई हो रही है, सरकार ने सेना को खुली छूट दी है, तो आप सेना पर विश्वास करिए ना, सुरक्षा एजेंसियों पर विश्वास करिए ना। आपको समस्या क्यों आ रही है इस समय? जरा निपट लेने दीजिए, देश सुरक्षित हो जाने दीजिए। आपको देश के सुरक्षित होने से समस्या है कि आपको समस्या इससे है कि आतंकवादियों को सजा मिल जाएगी तो हम इशू क्या उठाएंगे देश में? कश्मीर पूरी तरह नॉर्मल हो गया तो हमारे लिए इशू क्या बचेगा? क्या नरेंद्र मोदी का कद बढ़ गया तो क्या वन साइडेड बहुमत आ जाएगा, इस ये भय है आपको? देश नहीं है, दूसरा क्या कारण हो सकता है? और इससे यह भी पता चलता है कि हमारे देश के बड़े नेता इतने मतलब आतंकवाद का हमला झेलने के बावजूद, बाहर से घुसपैठ झेलने के बावजूद, ये इनको अभी सिक्योरिटी समझ में ही नहीं आया कि सिक्योरिटी कहते किसको, इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, ये समझ में नहीं है। ऐसे नेताओं को अंजू जी हम लोग जिता के भेजते हैं संसद में और उनको बनाते हैं, तो हमको उसका देश और परिणाम भुगतेगा, भुगत रहा है, देश को तय करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर कि देश की जनता को तय करना पड़ेगा। देश की जनता को दिख रहा है सर, सोशल मीडिया है, सबको दिख रहा है किस तरह से पेश आ रहे हैं इस वक्त, जब इनको सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए, अपनी सेना पर भरोसा करना चाहिए और आतंकवाद को समूल उसका नाश हो, इस दिशा में सरकार के साथ खड़े रहकर काम करना चाहिए। लेकिन पोल पट्टी इनकी खुद खुलती चली जा रही है सर। सर आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय बहुत हो। बहुत वंदे धन्यवाद। मातरम। जय श्री राम।